नमस्कार साथियों। आज अपन संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इससे पहले अपन ने संसद के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में बात की थी और योग्यताओं का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 84 में है। तो देखो, योग्यताओं का उल्लेख तो आर्टिकल 84 में है, जबकि अयोग्यताओं का जो उल्लेख है वो कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 102 में है। तो यहाँ से भी बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि संसद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 84 में, अयोग्यताओं का उल्लेख आर्टिकल 102 में, 102 में है। तो आर्टिकल 84 में आपने जो योग्यताएं पढ़ी थी उसमें ये व्यवस्था थी कि अगर आपको संसद के किसी भी सदन का अगर सदस्य के पद पर निर्वाचित होना है तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा, भारत का नागरिक होना चाहिए। लोकसभा का चुनाव लड़ना है, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राज्यसभा का चुनाव लड़ना है, न्यूनतम आयु 30 वर्ष। और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत उसको योग्य होना चाहिए। ये सभी बातें हमने आर्टिकल 84 में क्या की थी? डिस्कस की थी, जब आपने संसद की सामान्य जानकारी है उसके प्रावधानों को अध्ययन किया था। तो आइए दोस्तों, आज के सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम इनकी अयोग्यताओं से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी प्रावधान हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे प्रथम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का निर्धारण किया जाता है? तो दोस्तों, संसद के सदस्यों की जो अयोग्यताओं का उल्लेख है वो आर्टिकल 101 में भी है, आर्टिकल 102 में भी है, आर्टिकल 103 में भी है और 104 में भी है। ये जो 4 आर्टिकल हैं ये संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित ही हैं, लेकिन इसमें अंतर है, डिफरेंस अलग हर आर्टिकल में, यानी कि अलग अलग प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 101 है, इसमें स्थानों के रिक्त होने का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार से आपका स्थान रिक्त हो सकता है। तो देखो, स्थान रिक्त होने के बहुत से कारण इसमें प्रावधान किया गया है, बहुत से कारणों का प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। जैसे आप दोहरी सदस्यता की वजह से आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या आप त्यागपत्र देने की वजह से आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या आपकी लगातार 60 दिन की अनुपस्थिति की वजह से आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या आप अन्य कोई निर्भरता का कारण है, जैसे आप राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो गए तो भी आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या फिर आप किसी राज्य के लिए राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो गए तो भी आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या फिर आपने भारत की नागरिकता को छोड़ दी या विदेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया तो भी आपका स्थान रिक्त हो सकता है, या फिर आपने दल बदल लिया तो भी आपका स्थान रिक्त हो सकता है। यानी कि बहुत सी स्थान रिक्त होने के जो कारण हैं उन कारणों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 101 में है, स्थानों के रिक्त होने का उल्लेख करता है। वहीं आपका आर्टिकल जो 102 है वो आर्टिकल 102 अयोग्यताओं का उल्लेख करता है कि स्थान रिक्त होने के आधार पर यह किस प्रकार से अयोग्य माना जाएगा। तो अयोग्यताओं का जो उल्लेख करता है, विशेष रूप से जो अयोग्यताओं का उल्लेख होता है वो आर्टिकल 102 में है। आर्टिकल 103 में व्यवस्था की गई है कि जो अयोग्य घोषित किया जाएगा उसका निर्धारण कौन करेगा, यानी कि कोई व्यक्ति अयोग्य है या नहीं है इस बात का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, ये आर्टिकल 103 में उल्लेखित है। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, यदि कोई व्यक्ति दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होता है तो उसको अयोग्य घोषित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को होगा। अगर आप लोकसभा के सदस्य हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष को होगा, राज्यसभा के सदस्य हैं तो राज्यसभा के सभापति को होगा। दल बदल के अलावा जितनी भी प्रकार की अयोग्यताएं हैं उन सभी प्रकार की अयोग्यताओं का निर्धारण राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति इन अयोग्यताओं का निर्धारण करने से पूर्व निर्वाचन आयोग से परामर्श लेता है और उसी परामर्श के आधार पर अपना निर्णय लेता है, इसलिए वो उसका निर्णय अंतिम होता है। आप उसको न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जबकि सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दल बदल के आधार पर जो अयोग्य घोषित किया जाता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको वो उस मामले को या उस निर्णय को न्यायालय में चैलेंज कर सकता है। प्रारंभ ये नहीं था, लेकिन 1993 के बाद से कियोतो होनोहल बनाम जाचिलवाद से ये जो डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद में सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा दिया गया निर्णय न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है। आर्टिकल 104 भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें व्यवस्था की गई है, यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के तहत सदन का सदस्य होने की शपथ नहीं लेता है और उसके बाद भी अगर वो बैठक में उपस्थित रहता है तो उससे प्रति बैठक 500 रुपये जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। इस बात का उल्लेख आर्टिकल 104 करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है 103, यानी 103 आर्टिकल में संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं का क्या किया गया है? निर्धारण किया गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये व्यवस्था की गई कि यदि कोई व्यक्ति एक ही विधायिका के दोनों सदनों का एक साथ सदस्य निर्वाचित हो जाता है तो उससे कितने समय के अंदर निर्वाचन आयोग को सूचना देना अनिवार्य है। एक ही विधायिका से यहाँ पे आज से जैसे आपकी संसद, तो देखो पार्लियामेंट के दो हाउस हैं जैसे लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार देखो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य का विधानमंडल, उसके भी दो सदन हैं, एक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा और विधान परिषद। तो एक ही विधायिका का मतलब संसद एक विधायिका है, उसके दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। यदि आप लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हो गए, राज्यसभा के भी हो गए, दोनों सदनों के एक साथ निर्वाचित हो गए, तो आपको 10 दिन के अंदर अंदर सूचना देना क्या है, अनिवार्य है निर्वाचन आयोग को। और ये अवधि तय कौन करता है, राष्ट्रपति तय करता है। इसी प्रकार अगर आप विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा के भी सदस्य निर्वाचित हो गए, विधान परिषद की भी हो गई, ये भी एक ही विधायिका है। एक ही विधायिका के दोनों सदनों का सदस्य निर्वाचित होने पर सूचना देने की जो अवधि है वो 10 दिन की है। और ये अवधि कौन तय करता है, राष्ट्रपति तय करता है। तो ये यहाँ पे, और इसके अलावा देखो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, अगर अलग अलग विधायिका हो तब क्या स्थिति होगी। अलग अलग विधायिका की बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पे लोकसभा है और आप लोकसभा के सदस्य पहले से निर्वाचित हो गए, उसके बाद में आपने लेजिस्लेटिव असेंबली किसी राज्य से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वहाँ से भी आप सदस्य निर्वाचित हो गए। तो देखो ये अलग अलग विधायिका हो गई, एक संसद के आप सदस्य बन गए लोकसभा सदन के, और एक आप विधानमंडल के विधानसभा के सदस्य बन गए। तो अलग अलग विधायिका है, तो आपको 14 दिन के अंदर अंदर सूचना देना अनिवार्य है। इसी प्रकार आप यहाँ पे विधान परिषद के सदस्य पहले से ही थे और उसके बाद आपने लोकसभा का चुनाव लड़ा, आप लोकसभा के सदस्य बन गए, तो यहाँ पे भी अलग अलग विधायिका है, तो आपको सूचना देने की जो अवधि है वो 14 दिन रहेगी आपके लिए। और यही बात अगर हम राज्यसभा के लिए करें कि राज्यसभा और विधान परिषद, तो यहाँ पे भी अलग अलग सदन है, तो निर्धारित अवधि क्या रहेगी, 14 दिन रहेगी। तो ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर एक ही विधायिका के दोनों सदनों का एक साथ अगर कोई सदस्य निर्वाचित होता है तो उसको 10 दिन के अंदर अंदर सूचना देना अनिवार्य है। और यदि अलग अलग विधायिका है तो उसको 14 दिन के अंदर सूचना देना क्या है, अनिवार्य है। और अगर कोई सूचना नहीं देता है इस निर्धारित अवधि में तो उसकी उच्च सदन की सदस्यता रद्द हो जाती है। लोकसभा राज्यसभा में उच्च सदन कौन सा है, राज्यसभा। इसी प्रकार लोकसभा और विधानसभा में कौन सा उच्च सदन हो जाएगा, लोकसभा। तो इस प्रकार से उच्च सदन की सदस्यता फिर स्वतः ही क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। दोनों स्थान रिक्त नहीं होंगे, केवल एक स्थान रिक्त होगा, जो उच्च सदन है वो स्थान रिक्त हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोई व्यक्ति एक ही सदन एक ही, अब यहाँ पे अपन विधायिका की बात नहीं कर रहे हैं, सदन की बात कर रहे हैं। एक ही सदन है, उसके 2 सीटों पर चुना जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, कुछ नेता ऐसे होते हैं, उनको उम्मीद कम होती है एक सीट से चुनाव जीतने की, तो 2 सीटों से चुनाव लड़ लेते हैं। और तो उसको ये भी अधिकार होता है कि वो जीतने के बाद अगर दोनों सीटों से चुनाव जीत जाते हैं तो स्वेच्छा से किसी एक सीट को खाली करने का भी उनके पास क्या होता है, अधिकार होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर उसने 2 सीटों से चुनाव लड़ा, दोनों सीटों से वो जीत गए, तो उस स्थिति में अगर उसने अपनी स्वेच्छा से एक सीट को खाली करने के अधिकार का प्रयोग नहीं किया तो दोस्तों उसकी कौन सी सीट रिक्त होगी, तो उसकी दोनों ही सीट क्या हो जाएंगी, रिक्त हो जाएंगी। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जो लोकसभा का चुनाव लड़ा था बड़ोदरा और वाराणसी से, तो उसने बड़ोदरा वाराणसी से दोनों से जीत दर्ज की, तो उन्होंने बड़ोदरा से सीट को क्या कर दिया था, खाली कर दिया था, स्वेच्छा से सीट रिक्त करने के अधिकार का प्रयोग कर लिया। अगर वो प्रयोग नहीं करते तो उसकी बड़ोदरा और वाराणसी दोनों की सीट जो है वो क्या हो जाती, रिक्त हो जाती, यानी उसका सीट को रिक्त मान लिया था, खाली मान लिया था। तो ये व्यवस्था है, यानी उसको निर्धारित अवधि में या फिर अपने स्वेच्छा के अधिकार का प्रयोग कर एक सीट को खाली करना पड़ेगा, यानी कि सदन की जो पहली बैठक होती है उससे पहले। अगर सीट को रिक्त नहीं किया तो उसकी सदस्यता दोनों से क्या हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दल बदल विरोधी कानून के तहत सदन के सदस्यों को अयोग्य करने के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में न्यायिक समीक्षा की परिधि में कब शामिल किया गया। तो दोस्तों दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष या सभापति को होता है, और पहले इसको आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते थे, ये सदन के अध्यक्ष या सभापति का अंतिम निर्णय होता था। लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट में एक वाद दायर किया गया, किहोतो होलोहन बनाम जाचिल्लू वाद, और उस वाद पर उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि सदन के अध्यक्ष या सभापति के द्वारा अगर सदन के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाता है तो आप उसको न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, वो उसका अंतिम निर्णय नहीं होता है।
तो ये व्यवस्था 1993 से क्या है, लागू है। तो आपको वाद भी याद रखना है, कौन सा वाद, कियोतो होलोहन बनाम जाचिलो वाद, और इस वाद पर डिसीजन कब दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, 1993 से दिया था। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। दोस्तों अभी हमने बात की थी कि आर्टिकल 84 में संसद के सदस्यों की योग्यताओं का उल्लेख है, और अगर वो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन कर देता है, उसकी अवमानना हो जाती है, तो फिर वो सदन का सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं रहेगा, वो अयोग्यता में शामिल हो जाएगा। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कौन सी अयोग्यता निर्धारित नहीं है? तो दोस्तों अगर कोई चुनावी अपराध करता है या चुनाव में भ्रष्ट आचरण के तहत दोषी करार दिया गया हो, तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। किसी अपराध के लिए 2 या उससे अधिक साल की सजा दी जाती है तो भी अयोग्य घोषित हो जाएगा। सामाजिक अपराधों में लिप्त पाया जाता है तो भी वो क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। यानी कि छुआछूत या फिर दहेज या सती प्रथा की, जैसे कन्यावाद, डाकण प्रथा, ये सभी इस प्रकार की। और निवारक निरोधक कानून को कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है और न्यायालय उसे बिना कोई दंड दिए चेतावनी देकर छोड़ देता है, और उसके बाद उसको निवारक निरोधक कानून के तहत बंदी बनाया जाता है। तो वो जो व्यक्ति होता है वो उस स्थिति में यानी कि उसको बंदी बनाया गया है, तो वो जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत योग्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होने की बाध्यता को समाप्त किया गया है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपको लोकसभा या राज्यसभा का चुनाव लड़ना है तो पहले ही व्यवस्था थी कि आपको उसी राज्य का या उसी केंद्र शासित प्रदेश का सदस्य होना, पंजीकृत मतदाता होना अनिवार्य था। लेकिन 2003 में राज्यसभा के लिए बाध्यता को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद 2006 में लोकसभा के लिए इस बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। तो यहाँ पे राज्यसभा के लिए पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, 2003। इसी प्रकार अगर देखो, अगर अपना आरक्षित सीट के लिए चुनाव लड़ते हैं SC ST के लिए, तो भी अपन जैसे राजस्थान से हैं तो अपन गुजरात में भी SC ST की सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि अगर अपन राजस्थान में SC कैटेगरी में आते हैं तो वहाँ पे जो SC की सीट आरक्षित है उसके लिए चुनाव लड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप उसी राज्य के हों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। यानी कि आप अगर पूरे संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में किसी भी राज्य से अगर पंजीकृत मतदाता हैं तो आप चुनाव लड़ने का अधिकार रखते हैं पूरे भारत राज्य क्षेत्र में, लोकसभा या राज्यसभा का। विधानसभा के लिए या विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का मतदाता होना अनिवार्य है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद के सदनों का रिक्त होने का कारण है? तो देखो, रिक्त होने का कारण दोहरी सदस्यता भी होती है, त्यागपत्र भी है, अनुपस्थिति भी है, और इसके अलावा और भी बहुत से आपको कारण बताए थे, जैसे नागरिकता का त्याग करने पर यह भी स्थान रिक्त होने का कारण है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित होना, राज्यपाल के पद पर नियुक्त होना, ये सभी क्या है, स्थान रिक्त होने के कारण है। दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित होना, वो भी एक क्या है, स्थान रिक्त होने का कारण है। तो ये उपयुक्त सभी हैं, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी। त्यागपत्र से यहाँ पे एक सवाल बनता है कि सदन का सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सदन का सदस्य अपना जो त्यागपत्र होता है वो अपने अध्यक्ष या सभापति को देता है। लोकसभा का सदस्य है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, राज्यसभा का सभापति है तो राज्यसभा के सभापति को देगा। और जब तक उसका त्यागपत्र स्वीकार नहीं किया जाता है, जब तक उसको उसका स्थान रिक्त नहीं माना जाता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अनुपस्थिति के आधार पर स्थान रिक्त होने का उचित कारण है? दोस्तों, अनुपस्थिति के आधार पर आपका स्थान रिक्त तभी माना जाता है जब आप बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहते हैं। यानी आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपने लोकसभा के अपने अध्यक्ष या राज्यसभा के सदस्य हैं, आपने राज्यसभा के सभापति से आज्ञा नहीं ली और बिना आज्ञा के आप अनुपस्थित रह रहे हैं, और वो भी आप अनुपस्थित रह रहे हैं बिना आज्ञा के, तो भी आपकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। लगातार आपको 60 दिन तक क्या रहना पड़ेगा, अनुपस्थित रहना पड़ेगा, तभी आपका स्थान क्या होगा, रिक्त होगा। तो पहला कारण है यहाँ पे सदन की बिना आज्ञा के अनुपस्थित रहना, और वो भी लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित रहना। और दोस्तों, इस 60 दिन की अवधि में सदन में जो स्थगन चलता है, सदन स्थगित होता है या सत्र अवसान रहता है, उसमें अगर वो 4 दिन से अधिक समय के लिए स्थगित या सत्र अवसान रहता है तो उसको अपन इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये उपयुक्त सभी कारण हैं, ये इसके अनुपस्थिति के आधार पर स्थान रिक्त होने के उचित कारण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता की शपथ के बिना
सदन की बैठक में भाग लेता है तो प्रतिदिन कितने रुपये का जुर्माना भरना होगा। तो ये व्यवस्था कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 104 में। और सदन के सदस्यों की शपथ का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, 99 में। तो यदि कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 के आधार पर सदन की सदस्यता की शपथ नहीं लेता है और फिर सदन की बैठक में उपस्थित रहता है तो उसको प्रति बैठक 500 रुपये जुर्माना उससे संघ के ऋण के रूप में वसूला जाएगा। तो आर्टिकल 99 जो है वो शपथ का उल्लेख करता है। तो सदन किसी भी व्यक्ति को केवल निर्वाचित या मनोनीत होने से अपना सदस्य नहीं मान लेता है, वो जब तक शपथ नहीं ले लेता है जब तक उसको अपना सदस्य नहीं मानता है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दल बदलू नहीं माना जाता है। तो दोस्तों आप जानते हैं कि दल बदल जो कानून है उसका प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में 10th शेड्यूल में है और 10वीं अनुसूची का जो समावेश किया गया था वो 52वें संशोधन के तहत किया गया था जो 1985 में हुआ था। इसके अलावा एक संशोधन और भी है, 91वां संविधान संशोधन, ये भी दल बदल कानून से ही संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पे 10वीं अनुसूची में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें ये व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी राजनीतिक दल का त्याग कर देता है, जैसे आपने चुनाव लड़ा बीजेपी के सिंबल पर, आप जैसे सदन के सदस्य बने, निर्वाचित हो गए, सदन की शपथ ले ली, उसके बाद आपने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो आपकी यानी कि स्थान रिक्त हो जाएगा दल बदल के आधार पर, यानी कि आप दल बदलू माने जाएंगे क्योंकि आपने स्वेच्छा से राजनीतिक दल का क्या किया, त्याग किया। राजनीतिक दल के निर्देशों या व्हिप की अवमानना करने पर कई बार कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपने राजनीतिक दल के निर्देशों की अवमानना करते हैं या अपना राजनीतिक जो सचेतक होता है पार्टी का उसके निर्देशों की अवमानना करते हैं, उनके कहने के अनुसार सदन में अनुशासित नहीं रहते हैं या फिर उनके कहने के अनुसार मतदान नहीं करते हैं या सदन की जो कार्यवाही है उसमें सदन के अनुसार वो अपनी जो भी कार्रवाई है उसको तय नहीं करते हैं। तो इस स्थिति में अगर वो 15 दिन के अंदर अंदर सचेतक उसको माफ़ नहीं करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, उसको भी दल बदलू ही माना जाएगा। निर्दलीय सदस्य होता है और अगर वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है चुनाव जीतने के बाद तो अब उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो भी दल बदलू माना जाता है। मनोनीत सदस्य अगर 6 माह के अंदर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ले लेता है तो उसको दल बदलू नहीं माना जाएगा, क्योंकि इनको छूट होती है कि 6 माह के अंदर अंदर किसी भी राजनीतिक दल की सदस्यता ले सकते हैं, उनको दल बदलू नहीं माना जाएगा। लेकिन 6 महीने के बाद अगर सदस्यता लेते हैं तो उसको दल बदलू माना जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है डी, क्योंकि ये 6 माह के अंदर है। अगर 6 महीने के बाद होता तो ये भी दल बदलू नहीं होता। इसी में एक व्यवस्था और भी थी, यदि किसी भी राजनीतिक दल के 1/3 सदस्य अगर पार्टी को एक साथ छोड़ देते हैं और दूसरी पार्टी में अपना विलय कर लेते हैं तो उसको भी दल बदलू नहीं माना जाता है। 52वें संशोधन के तहत 1985 में प्रावधान किया गया था, लेकिन 91वां संशोधन ये इसी प्रावधान को बदलने के लिए किया गया था कि चाहे 1/3 सदस्य दल बदलें, चाहे 2/3 बदलें, चाहे 3/4 बदलें, चाहे 99% बदलें, जब तक 100% किसी भी राजनीतिक दल का अन्य राजनीतिक दल में विलय नहीं हो जाता है जब तक वो दल बदलू ही माने जाएंगे। तो इसी में देखो हाल ही में राजस्थान में 6 बीएसपी के सदस्य थे, वो 6 के 6 कांग्रेस में शामिल हो गए, तो वो दल बदलू नहीं माने गए। अगर वो उनमें से 5 भी शामिल होते हैं तो दल बदल के आधार पर उनका योग्य घोषित कर दिया जाता और उनका स्थान रिक्त हो जाता। तो दोस्तों यहाँ पे दल बदल से संबंधित प्रावधान है, अपने पहले जो अनुसूचियाँ पढ़ा रखी हैं, अनुसूची का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको डिटेल से मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी आप जाके इसको देख सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।